जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लद्दाख की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि मामला हिंसा तक पहुंच गया है। और आप सभी को पता है कि सोनम वांगचुक, जिनको कभी हम एक समाज सुधारक के रूप में जानते थे, एक पर्यावरण रक्षक के रूप में हम जानते थे, जिसको कभी हम एक शिक्षक के रूप में जानते थे, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और बहुत लोगों ने तो इतना भी बोला कि थ्री इडियट मूवी जो बनी है, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो सोनम वांगचुक से ली गई। तो कुछ अफवाहें हैं, कुछ हकीकत है, लेकिन असली मुद्दा क्या है। एक गांधीवादी व्यक्ति जो अनशन पर विश्वास करता है, जो शांतिपूर्वक ढंग से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका अनशन किस प्रकार से हिंसा का रूप ले लिया और कुछ लोगों की मौत हुई, तो समझेंगे एक एक मुद्दे को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसा मुद्दा है जो अभी बहुत ज्यादा चर्चित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बात करेंगे लद्दाख की आवाज। लद्दाख की आवाज। और यहां पर बात लद्दाख में चल क्या रही है। पर्यावरण, पहचान और अधिकारों की लड़ाई चल रही है। यहां अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई चल रही है। लद्दाख की जनता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में एक प्रयास कर रही है कि हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो जनजाति है, वो सुरक्षित रहे। और उसके लिए इनकी लड़ाई कब शुरू हुई, उसका कारण क्या था, अनशन इन्होंने क्यों किया, अनशन की मांगे क्या थी, क्यों इनको देशद्रोही बोला जा रहा है, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो फोटो लगी हुई है, ये सोनम वांगचुक जी की है। और मैं बता दूं, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर हैं। हम चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में। आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये अनशन के समय 21 दिन का अनशन इन्होंने किया था। और ये अनशन आज से नहीं चल रहा है। आज हम 2025 में ये बात देख रहे हैं। ये 2019 के बाद से आर्टिकल 370 जब हटाया गया, तब से ये समस्या उत्पन्न हुई है। और इसको लेकर काफी ज्यादा लद्दाख के लोग परेशान हैं। अच्छा, समस्या क्या है। धारा 370 हटना एक समस्या नहीं है। सोनम वांगचुक खुद जो है कि सरकार का पूरा समर्थन किए थे और पूरी तरह से उन्होंने ट्वीट किया था सरकार के समर्थन में, जब धारा 370 हटी थी। लेकिन उसके हटने से क्या समस्या उत्पन्न हुई, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अफवाह बहुत ज्यादा उड़ रही है इस मूवी को लेकर, थ्री इडियट। तो थ्री इडियट मूवी जब बनी थी, जब ये पिक्चर आई थी, तो बहुत ज्यादा लोगों ने इसे पसंद किया। और इसमें आमिर खान का जो किरदार था, उसको जोड़ा गया सोनम वांगचुक से, क्योंकि उसके किरदार की जो भूमिका थी वो इनके कैरेक्टर से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन ये हकीकत नहीं है। सोनम वांगचुक जी के ऊपर थ्री इडियट मूवी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी लोग ब्लाइंडली बिलीव कर रहे थे कि ये इन्हीं के ऊपर बनी है, क्योंकि इनका कैरेक्टर उसी प्रकार का था। और यहां पर देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहली बात, लद्दाख की पुकार क्या है। सोनम वांगचुक नायक हैं या देशद्रोही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, शांति से हिंसा तक का सफर कैसे तय हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, क्या एक पर्यावरण सुधारक, शिक्षाविद देश के लिए खतरा बन सकता है। लद्दाख का वो चेहरा जिसे ग्लेशियर बचाने का रास्ता दिखाया, आज सवालों के घेरे में है। क्या वो नायक है या देशद्रोही, ये निर्णय आज आपको लेना है।
तो जितनी भी बातें हैं वन बाय वन पॉइंट वाइज मैं आपके सामने रखूंगा और अंतिम निर्णय आपका होगा, कौन है नायक और कौन है देशद्रोही। जो हिंसा हुई उसका मेन कारण क्या था, आइए समझते हैं। सबसे पहले सोनम वांगचुक जी के कुछ योगदान मैं आपको बता दूं जिसके वजह से ये काफी चर्चित रहे। सबसे पहली बात कि कौन है सोनम वांगचुक, तो देखिए इनके कार्यों के हिसाब से इन्हें जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लद्दाख में एक शिक्षा सुधारक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने बच्चों के लिए एक स्कूल मॉडल तैयार किया था जिसमें ना खाली लिखित रूप से शिक्षा दी जा रही थी बल्कि प्रयोगात्मक रूप से प्रैक्टिकली बच्चों को काफी कुछ ये सिखा रहे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर इन्होंने खुद शेयर की थी अपने यूट्यूब पर और इंस्टा पर, और ये तस्वीर काफी वायरल हुई। ये बच्चों को प्रैक्टिकली जो है कि यहाँ नॉलेज दे रहे हैं और साथ साथ में एक स्कूल मॉडल इनका है जो इन्होंने तैयार किया है, आगे हम देखेंगे, जिसके तहत ये बहुत सारे विद्यार्थियों को लद्दाख में शिक्षा देते हैं। लद्दाख में जो जनजाति निवास करती है आपको पता है काफी पिछड़ी है और वहां पर शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति स्कूल मॉडल तैयार करता है और बच्चों को प्रैक्टिकली शिक्षा देता है, आगे बढ़ाता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये निश्चित ही एक शिक्षा सुधारक है। इसके बाद की बात मैं करूं आपसे, सबसे ज्यादा चर्चा में ये कब रहे, सबसे ज्यादा चर्चा में रहे जब आइस ट्यूब की बात हुई। तो आइस ट्यूब प्रोजेक्ट के लिए ये काफी जाने जाते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। आपको मैं बता दूं, ग्लेशियर पिघलने का समाधान खोजा था इन्होंने। आइस ट्यूब प्रोजेक्ट दुनिया भर में जो है कि एक मिसाल बना और ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें बाहर से किसी एनर्जी के इनपुट की जरूरत नहीं। ये अपने आकार और आकृति की वजह से स्वतः वर्क करता है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लद्दाख जो है हिमालय की गोद में है और हिमालय हमारे पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है, जो मौसम परिवर्तन है उसके लिए कितना जरूरी है आपको पता है। अगर हिमालय नहीं होता तो यहाँ का तापमान कितना ज्यादा होता, सर्वाइवल करना मुश्किल नहीं था। तो ग्लेशियर का पिघलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण था। तो इन्होंने कुछ हद तक उसका समाधान दिया, इसलिए काफी चर्चा में रहे। और दूसरी बात मैं बताऊं, इन्होंने जो आइस ट्यूब बनाया इससे सबसे बड़ा फायदा किसानों को हुआ। ये आइस ट्यूब जो ये बनाए हैं इसमें क्या है, जब किसानों को सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है तो ये पिघल कर जल की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट योगदान था इनका। और एक बार और चर्चा में ये रहे और ये इसकी फोटो है, मैं आपको बताऊं ये चर्चा का विषय क्या था। जो हमारे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वहां पर लद्दाख में सेवा जब देते हैं तो इतनी ठंड में वहां पर उनके ठहरने की, रुकने की एक सुविधा प्रॉपर हम कह सकते हैं नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड में दूसरे स्टेट का व्यक्ति अगर ड्यूटी करेगा, अपना समय देगा, तो वहां पर स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना बन सकती है। उनको ठहरने की, रुकने की एक प्रॉपर व्यवस्था इन्होंने दी। सोलर पैनल से इन्होंने ऐसा बनाया टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लद्दाख टेंट ये काफी चर्चित रहा। ऐसा टेंट जिसमें सैनिक आराम कर सकें, स्थायी रूप से उसमें अपनी ड्यूटी को, सेवा को दे सकें, रुक कर, ये पूरी सुविधा इन्होंने प्रदान की। भारत सरकार ने इन सब के लिए इनको अवार्ड भी दिया। आगे एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, आमिर खान के किरदार जो थे 3 इडियट में बहुत ही हाईली इंस्पायर्ड थे। लोग कह रहे थे कि सोनम वांगचुक के ऊपर ये मूवी बनाई गई। जब ये मूवी आई तो इतना ज्यादा चली और लोग इतना ज्यादा इंस्पायर हुए इस मूवी से कि मार्केट में चारों तरफ चर्चा थी कि क्या ये मूवी एक काल्पनिक घटना है या किसी व्यक्तित्व के ऊपर बनी। तो यहाँ पर नाम आया सोनम वांगचुक का, जबकि बाद में इनसे पूछा गया कि ये मूवी आपके ऊपर बनी है तो इन्होंने सीधे सीधे मना कर दी। लेकिन इस मूवी में जो आप देखते हैं वो घटना जो घटी है उससे इनका काफी ज्यादा लेना देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक शिक्षाविद के रूप में, आपने जैसे लास्ट में मूवी में देखा था आमिर खान बच्चों को पढ़ा रहे थे,
वहां पर बहुत सारे बच्चे उनसे सीख रहे थे प्रैक्टिकली चीजों को। तो ये जो घटना थी उससे रिलेट हुई। दूसरी चीज क्या है, साइंटिफिक चीजें बहुत सारी इन्होंने की, इसलिए उस मूवी से इनको जोड़ा गया। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण योगदान हैं, जिसलिए ये काफी चर्चित हैं हमारे बीच में। आइए आगे देखते हैं। जो घटना है बात उसकी करेंगे अब, लेकिन ये अब एक राजनीतिक मुद्दा ले चुका है पूर्ण रूप से। मैं आपको बता दूं, सरकार की अगर हम बात करें, आज का सच क्या है, सत्ता ने उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया। ईडी सीबीआई इनके पीछे लगा रखी है। ईडी सीबीआई इनकी जांच इस समय कर रही है, और क्यों कर रही है उसका भी रीजन है। सरकार बिना मतलब के, बिना किसी बात के या बिना किसी वजह के किसी के पीछे ईडी और सीबीआई नहीं लगाती। तो हम देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ी कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की राय इसमें क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का आया इस पर, और वो क्या है कि जो सरकार के खिलाफ जाता है या तो वो जेल में जाता है या बदनाम हो जाता है। तो अभी जैसा कि आपको पता है, सोनम वांगचुक जी अभी जेल में। आइए समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो अनशन हुआ ये कब से शुरू है और कितने लोग इसमें सहयोगी थे, अनशन के मुद्दे क्या क्या थे, इसको समझते हैं। तो मैं आपको बहुत ही कम समय में ये चीज बताना चाहूंगा। जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 आर्टिकल 370 जब हटा, 370 हटा, तो लद्दाख के लोगों ने पूरा इसका समर्थन किया। और सोनम वांगचुक जी का ट्वीट भी आया, उन्होंने वीडियो भी बनाया इस पर और बताया कि ये बहुत ही अच्छा हुआ, जिससे हमारा विकास होगा, हमारा राज्य भी क्या है। तब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश था और जम्मू कश्मीर के साथ मिला हुआ। धारा 370 हटने के बाद जो है कि ये अलग हुआ, और जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद मैं आपको बता दूं, एक लोकसभा सीट यहाँ पर मिली, एक लोकसभा सीट यहाँ पर मिली, विधानसभा सीट यहाँ पर है ही नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि इनका नेतृत्व करने वाला बस एक इंसान है और कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि समस्या कहां से उत्पन्न हुई। धारा 370 हटने के बाद वहां की संस्कृति, वहां का पर्यावरण, लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहां बेरोजगारी दर बढ़ी है। तो इन सब चीजों की समस्या उत्पन्न होने लगी। अब मैं बताऊं कैसे उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, अगर किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति अगर जाकर वहां पर जमीन खरीद रहा है और वहां पर रह रहा है, मान लीजिए किसी स्टेट में नौकरी निकल रही है, और ये जो नौकरी निकल रही है इसमें उस स्टेट के जनसंख्या जो है कि कम जा रही है, बाहर के लोग ज्यादा वहां पर सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, ये भी एक समस्या का विषय है बेरोजगारी को लेकर। और तीसरी बात मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको लोग बनाए रखना चाहते हैं, और ये सब बनाए रखने के लिए ही अनशन शुरू हुआ। लोगों को ऐसा लगा कि बाहर के लोग यहाँ पर जमीन ले रहे हैं या सरकार वहां की जमीन किसी और को अगर दे देगी तो सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न होगी, पर्यावरण की। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, पर्यावरण की उत्पन्न होगी। ग्लेशियर का आप समस्या समझ ही रहे हैं वहां से कितना बड़ा है। और दूसरी बात क्या है, उनका कल्चर नहीं टिकेगा। तीसरी बात क्या है, जो वहाँ के युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो और पीछे जाएंगे। बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा लद्दाख में, अभी हम देखेंगे इसे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आइए एक एक करके इनके अनशन की हम बात करते हैं कि अनशन में इन्होंने मांगे क्या रखी थी। चार मांगे थी। सबसे पहली मांग क्या थी, स्टेटहुड। स्टेटहुड का मतलब क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो मैं आपको बता दूं, पूर्ण राज्य का दर्जा ये मांग रहे थे। और क्यों मांग रहे थे, ताकि स्थानीय लोगों को पर्यावरण, नौकरी और संस्कृति पर नियंत्रण रहे। क्लियर है। और दूसरा पॉइंट इनका मैं बताऊं क्या था, दूसरा पॉइंट था कि संविधान में छठवीं अनुसूची, सिक्स शेड्यूल को ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सिक्स शेड्यूल अगर जुड़ता तो इससे फायदा क्या होता, सबसे बड़ा फायदा होता कि स्थानीय लोगों को 80 से 90%, देखिए वहां की जनसंख्या आदिवासी है, वहां शिक्षा व्यवस्था इतनी बेहतर है नहीं। तो जब मान लीजिए केंद्र सरकार भर्ती निकालती है, लद्दाख में अगर 100 सीट है, 20 सीट है, 30 सीट है, जितनी भी है, अगर उसमें लद्दाख के लोग ज्यादा पार्टिसिपेट न कर पाए, ज्यादा लोग वहां नौकरी न ले पाए और बाहरी लोग वहां जाकर अगर नौकरी करें, सरकारी सेवा दें, तो वहां बेरोजगारी दर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी। तो सिक्स शेड्यूल से स्थानीय लोग
लोगों को 80 से 90% नौकरियां, जमीन और संसाधन और स्थानीय नियंत्रण मिलेगा, ये उनका मानना है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख में बेरोजगारी दर 26.5% है। कितनी है? 26.5%। जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की आप बात करें तो वो 13.4% है, सीधे डबल। ये एक बड़ी समस्या है किसी भी क्षेत्र के लिए। और लास्ट पॉइंट मैं बताता हूं आपको कि संसद में अधिक प्रतिनिधित्व की ये मांग कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन हमारा ज्यादा हो। जैसा कि हमने बताया, एक लोकसभा सीट है, इन्होंने मांग की कि कम से कम 2 लोकसभा सीट इन्हें मिले, जिससे इनके मुद्दों को वहां रखा जा सके। ये 4 मांगे थी इनकी, और ये मांग आज की नहीं है। 2019 के बाद जब ये समस्या इन्हें दिखी तो लगातार धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती गई, युवा भी जागरूक हुए, जुड़ते चले गए, और ये बहुत ही बड़े पैमाने पर 2024 में उभर कर आया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, या फिर बीजेपी की तरफ से मैं कहूं कि इनके मैनिफेस्टो में एक चीज दी गई थी, इन्होंने दिखाया भी है साफ साफ, आप देख सकते हैं जाकर, कि उसमें बोला गया था कि 6 शेड्यूल जो है कि जोड़ा जाएगा, दिया जाएगा लद्दाख में। वो नहीं मिला, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था। सरकार अभी अगर इनसे बात कर भी रही है तो 2 मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही है। एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती है, दूसरा 6 शेड्यूल की बात वो नहीं करना चाहती। इसके अतिरिक्त जो विषय हैं उस पर एक बार चर्चा हो सकती है, लेकिन इन दोनों पर नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता दूं, ये इतना आसान भी नहीं है, कोई चीज तुरंत नहीं होती है, हर चीज का एक नियम कानून होता है। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन की ही बात करें, 2 लोकसभा सीट अगर दी जाए तो किस बेसिस पर दी जाए? ये सब जनसंख्या के आधार पर होता है। क्षेत्र की जितनी जनसंख्या होगी उस आधार पर सीटें निर्धारित की जाती। क्लियर है? और अगर बात करें पूर्ण राज्य की तो ये भी दिलाना इतना आसान नहीं है, जबकि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, आपको पता है। जो लद्दाख है वो हमारा क्या है? बॉर्डर है, और इतने सेंसिटिव एरिया में वहां पर पूरी तरह से सरकार को तैनात रहने की आवश्यकता है, और सरकार अपनी तरफ से तैनात भी है। लेकिन समस्या क्या है? वहां के लोकल निवासियों और जनजातियों को बहुत समस्या है। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, विकास नहीं करेंगे, उनकी संस्कृति पर्यावरण की अगर रक्षा नहीं होगी, उनके जो वहां पर युवा हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो पीछे जाएंगे। तो इनकी ये सारी डिमांड थी जो कि जायज। आगे देखते हैं, बात हिंसा तक कहां से पहुंची, यहां हम पहुंचेंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि वह एक विलन है, उन्हें देशद्रोही कहते हैं, अराजकता फैलाने वाला, और पाकिस्तान चाइना का समर्थक बता रहे हैं। अच्छा, ये बात कहां से आई कि पाकिस्तान चाइना की ये समर्थक है? ठीक है, अभी काफी ज्यादा ये चर्चा में चल रहा है। दूसरा मुद्दा, सबसे पहला आरोप क्या है इन पर? विदेशी फंडिंग, FCRA, उन पर विदेशी फंडिंग लेने और नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। और ये आरोप ऐसे ही नहीं लगा है, कुछ तथ्य मिले होंगे तब ये आरोप लगा होगा। दूसरा आरोप क्या है? पाकिस्तान चाइना कनेक्शन। तो ये तथ्य तो जो इसके कुछ, ये जो पहला आरोप लगा है इसके कुछ तथ्य हैं, ठीक है, लेकिन जो दूसरा आरोप लगा है ये कुछ फोटो या पिक्चर के आधार पर जो है कि ये बताया जा रहा है। पाकिस्तान चाइना कनेक्शन जो है, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में मौजूदा जो पीएम है अभी, ठीक है, उनके साथ इनकी तस्वीर वायरल हुई, ठीक है, और पाक चीन की तरफ से प्रोजेक्ट करने की छवि इनकी बनाई जा रही है उसी को लेकर। तो एक तस्वीर को लेकर इतना बड़ा आरोप किसी पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये जो फंडिंग वाली बात है, इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, 1-2 न्यूज चैनल पर आपको दिखाया भी गया होगा। तो ये एक समस्या का विषय है, इसी को लेकर इन्हें जो है कि एक देशद्रोही साबित किया जा रहा है, और इसी को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि ये जेल में है। अब यहाँ पर ये पिक्चर आप देख रहे हैं, किसने जलाया लद्दाख? तो लद्दाख जो जला है उसमें सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? बांग्लादेश में आपने देखा जो स्थिति हुई, अभी आपने नेपाल की स्थिति देखी, और नेपाल की स्थिति देखने के बाद सोनम वांगचुक के कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए जो कि हिंसा का कारण बने। इन्होंने ऐसी बातें बोली जिससे युवाओं में आक्रोश पैदा हुआ और हिंसा का रूप ये धारण कर लिया।
लेकिन मैं बताऊं कि केवल इनका स्टेटमेंट ही उसका कारण नहीं था। अनशन करते समय 2 बुजुर्ग व्यक्ति बेहोश हो गए और इनकी स्थिति अस्पताल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। जब युवा भी अनशन में पार्टिसिपेट किए थे, बैठे थे, उन्होंने ये सब देखा तो वो भी आक्रोश का एक बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से हिंसा का रूप अनशन ले लिया। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर शांति से हिंसा की तक का सफर जो है, अनशन की शुरुआत लद्दाख की मांगों के लिए शांतिपूर्वक अनशन किया गया। तो जो इनकी डिमांड थी, शुरुआत में ये बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अनशन कर रहे थे। हिंसक मोड़ कब लिया? कुछ अनशनकारी बुजुर्ग बेहोश हुए और अस्पताल ले जाए गए, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। और हिंसा की बात अगर करें तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जगह हिंसक विरोध होने लगा। हिंसक विरोध किस प्रकार से हुआ? बीजेपी के कार्यालय जलाए गए, गाड़ियों में कुछ आगजनी की गई, जिसका वीडियो आपने देखा होगा। और बीजेपी कार्यालय देखिए यहाँ पर जलाए गए हैं, सीआरपीएफ की कारें जलाई गई। और ये सब जब हुआ तो सोनम वांगचुक जी ने हिंसा का रास्ता नहीं बताया और अनशन बंद कर दिया। तुरंत अनशन क्या किया? बंद कर दिया। ये गांधीवादी सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति थे। इनको लगा कि चीजें अब भड़क रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या था कि 2019 से अनशन करते करते जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे दिया जिससे युवाओं में आक्रोश भड़का, वहां की जनता में आक्रोश भड़का। अब कोई लीडरशिप क्वालिटी का इंसान है जो अपने स्टेट को, ठीक है, अपने एरिया को आगे लेकर चल रहा है, अगर वो कुछ इस प्रकार का शब्द उपयोग करता है तो जनता में आक्रोश जरूर उत्पन्न होगा, वो सरकार के खिलाफ बोल सकती है। तो सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब इतना कुछ हुआ तो बात आगे बढ़ सकती थी, गिरफ्तारी जरूरी थी, उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितना भी आपने देखा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो भी कुछ हुआ और लद्दाख की अभी जो स्थिति है उसको देखकर आप निर्णय दें, आप खुद बताएं कि यहाँ पर गलती किसकी है। यहाँ पर मैं कहूँगा सरकार की भी थोड़ा सा गलती है। मामला इतना गंभीर नहीं है कि मिलकर बातचीत न की जा सके, दूसरों को सुना ना जा सके। अगर बातचीत करके चीज़ों को समझ के सिंपल तरीके से मामले को सुलझाया जा सकता था तो इसमें थोड़ा एक्टिव होना चाहिए था। अगर 2019 का अनशन 25 तक पहुंच रहा है तो आक्रोश होना संभव है। और दूसरी बात, सोनम वांगचुक जी देशद्रोही हैं या फिर समाज सुधारक हैं, यह निर्णय कौन लेगा? पेशेंस की भी एक सीमा होती है, इंसान कब तक पेशेंस रखेगा। एक समाज सुधारक जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, जो सैनिकों के लिए टेंट बना रहा है जिससे वो सुरक्षित आराम से रह सके, तो ऐसा व्यक्ति अगर हिंसा की तरफ बढ़ रहा है या उसके कहने पर कुछ लोग हिंसा की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा अगर है तो इसमें गलती किसकी? तो ये सारा निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपने जितना भी अभी तक देखा उसके आधार पर आप जरूर बताएं कि यहाँ गलती किसकी है और इसको सुधारा कैसे जा सकता है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।